हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने रचना शरीर में गर्भाधान टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में गर्भाधान यानी कि फर्टिलाइजेशन टॉपिक को देखा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है मासानुमासिक गर्भ वृद्धि। मोस्ट 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 आईएमपी टॉपिक है। इस टॉपिक से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक से अक्सर आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। ठीक है, मैं यहाँ पर फाइनल यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप टर्म एग्जाम भी ले सकते हैं, यानी कि अभी जो आपकी टर्म 1 एग्जाम आने वाली है, ठीक है, तो टर्म 1 का भी टॉपिक है गर्भशादी, तो उसमें से 10 मार्क्स का मासानुमासिक गर्भ वृद्धि से पूछ सकता है। ठीक है, मतलब अगर हम यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करते हैं तो 80% चांसेस है कि मासानुमासिक गर्भ वृद्धि से क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। और टर्म 1 में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, किस तरह से पूछेगा तो उसको भी आप देख लीजिए, है ना। तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ लेगा कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार मासानुमासिक गर्भ वृद्धि को बताइए। ठीक है, या आचार्य चरक के अनुसार मासानुमासिक गर्भ वृद्धि को बताइए। यानी कि इस तरह से आचार्य को मेंशन करते हुए आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूछा तो आप सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताना, अगर चरक के अकॉर्डिंग पूछा तो आप चरक के अकॉर्डिंग बताना। ठीक है, मैं आपको सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी पढ़ाऊंगा और चरक के अकॉर्डिंग भी पढ़ाऊंगा। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट पूछ लेता है मंथ वाइज फिटल डेवलपमेंट को बताइए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वहां पर कोई आचार्य मेंशन करके नहीं पूछता है। तो अगर कोई आचार्य मेंशन करके नहीं पूछा है तो आप फिर सुश्रुत के अकॉर्डिंग मंथ वाइज फिटल डेवलपमेंट को बता देना। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो आचार्य मेंशन करके पूछेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस भी आचार्य के अकॉर्डिंग पूछा तो उसके अकॉर्डिंग आप बता देना। मैं आपको सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताऊंगा और चरक के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया मासानुमासिक गर्भ वृद्धि को बताइए, है ना, तो आपको फिर क्या करना है, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिख देना है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इस टॉपिक को मैं यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरे जो यूट्यूब ऑडियंस है उसको भी बेनिफिट होगा क्योंकि उन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से मासानुमासिक गर्भ वृद्धि जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको मैं यूट्यूब पर भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अगर किसी को रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अगर आप 24 बैच के स्टूडेंट हैं तो आप सुश्रुत 2.0 कोर्स को चेक कर सकते हैं। और अगर आप 23 बैच के स्टूडेंट हैं, यानी कि मार्च एंड में आपका एग्जाम है या अप्रैल में आपका एग्जाम है फाइनल, ठीक है, तो आप BMS फर्स्ट फ्रॉम कंप्लीट कोर्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो थोड़ा सा प्रमोशन मारते हुए अब हम हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से आपको लेक्चर को सुनना है, साथ में आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है ना। और जो मैं यहाँ पर नोट्स लेकर आया हूँ, मैं हिंदी में भी नोट्स लेकर आया हूँ और इंग्लिश में भी मैं नोट्स लेकर आया हूँ, सेम डिट्टो। जो हिंदी में नोट्स है उसको ही मैं कन्वर्ट करके इंग्लिश में भी लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है वो इंग्लिश वाले नोट्स को लिखेगा और जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है वो हिंदी वाले नोट्स को लिखेगा। ठीक है, मैं आपको आचार्य सुश्रुत और चरक के अकॉर्डिंग जो मंथ वाइज फिटल डेवलपमेंट बताया तो एक साथ आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले मंथ में क्या डेवलपमेंट होता है ना, फर्स्ट मंथ डेवलपमेंट। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं, देखिए आप यहाँ पर प्रथमे मास है, यानी कि पहले मास में आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत शारीस्थान के तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में, है ना, क्या बताया। देखिए यहाँ पर तो पहले मंथ में कैसे डेवलपमेंट होता है, क्या डेवलपमेंट होता है, तो आचार्य सुश्रुत ये बोलते हैं कि प्रथमे मासे यानी कि पहले मंथ में तत्र प्रथमे मासी कललम जायते, यानी कि जो गर्भ है उसका पहले मास में क्या होता है, कलल बन जाता है ना। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अगर हम कलल को देखें तो क्या बोल सकते हैं, मोरुला बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मोरुला। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत ये बोलते हैं कि पहले महीने में उस गर्भ का क्या बन जाता है, कलल बन जाता है, यानी कि वो जो गर्भ है वो गोलाकार हो जाता है।
बुदबुद आकार का हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसी कलर को हम किससे कोरिलेट कर सकते हैं, मोरूला से कोरिलेट कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, है ना, आप सभी जानते हैं जाइगोट जो होता है ना, आप सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अगर हम देखें तो ये जाइगोट यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग है इसमें क्या होता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है। रैपिड माइटोटिक डिवीजन होके सबसे पहले क्या होता है, 8 सेल स्टेज आती है ना, 8 सेल स्टेज आती है। ठीक है, 8 सेल से फिर क्या होता है, 8 सेल से फिर 16 सेल स्टेज आती है ना, 16 सेल स्टेज आती है। 16 सेल स्टेज के बाद 32 सेल स्टेज आती है। तो इस तरह से क्या होता है, उस जाइगोट में क्या होता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है। और रैपिड माइटोटिक डिवीजन होके 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, इस तरह से क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, उसमें रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है, किसमें, जाइगोट में। ठीक है, तो ये जो 16 से 32 सेल स्टेज जो है इसे ही हम क्या बोल देते हैं, इसे ही हम मोरूला बोल देते हैं। तो जो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला था कि पहले मास में क्या होता है, उस गर्भ का कलल बन जाता है, यानी कि वो जो गर्भ है वो बुदबुद आकार का हो जाता है, गोल आकार का हो जाता है। ठीक है, तो उसे ही हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्या बोल सकते हैं, मोरूला से। और इस मोरूला का फॉर्मेशन कब होता है, जाइगोट बनने के 1 सप्ताह बाद, यानी कि 7 डेज। ठीक है, 7 डेज में उस जाइगोट का क्या बन जाता है, कलल या मोरूला बन जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से आप देखिए यहाँ पर, है ना, एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, श्लोक को आप पढ़िए, इंपॉर्टेंट है ना, इसके श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको श्लोक लिखना है, उसके बाद आपको हिंदी लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर तत्र प्रथमे मासी कललम जायते, यानी कि आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत ये बोलते हैं कि पहले मास में क्या हो जाता है, उस गर्भ का कलल यानी कि मोरूला बन जाता है। और कितने दिन में, कितने दिन में, तो 7 दिन में। देखिए यहाँ पर प्रथम मास में कलल यानी कि मोरूला पैदा होता है। ठीक है, प्रथम मास में 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन बाद कलल यानी कि बुदबुद आकार या गोला हो जाता है, यानी कि वो गर्भ जो है उसका ही क्या बन जाता है, कलल बन जाता है। कलल यानी कि वो बुदबुद आकार का या गोल आकार का हो जाता है। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न उसे हम क्या बोल देंगे, कलल को मोरूला बोल देंगे। ठीक, तो इस तरह से आचार्य सुश्रुत ने बोला, है ना। आचार्य चरक क्या बोलते हैं, आचार्य चरक क्या बोलते हैं। अब देखो एक चीज आप ये देख लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, है ना, एक बार थोड़ा सुन लीजिए आप। ठीक है, अगर आपसे मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार, है ना, अगर आपसे मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा कि आचार्य आचार्य सुश्रुत के अनुसार, है ना, आचार्य सुश्रुत के अनुसार मासानुमासिक गर्भ वृद्धि को बताइए, है ना, अगर मान लो ऐसा पूछा, है ना, मासानुमासिक गर्भ, है ना, गर्भ वृद्धि को बताइए, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा तो कैसे आपको आंसर को लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे आपको आंसर को लिखना है वो आपको बता रहा हूँ, है ना। अगर मान लो इस तरह से पूछ लिया, मासानुमासिक गर्भ वृद्धि को बताइए, ठीक है, इस तरह से आपसे मान लो क्वेश्चन पूछा, तो उत्तर लिखना कैसे वो आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो उत्तर आपको कैसे लिखना है, उत्तर लिखेंगे आप, है ना, और सबसे पहले क्या करेंगे आप, सारे श्लोकों को लिख देंगे, है ना। पहले मंथ में क्या डेवलपमेंट हुआ, है ना, सेकंड मंथ में क्या डेवलपमेंट हुआ, थर्ड मंथ में क्या डेवलपमेंट हुआ, फोर्थ मंथ में क्या डेवलपमेंट हुआ, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले आप पहले मंथ का श्लोक, दूसरे मंथ का श्लोक, तीसरे मंथ का श्लोक, चौथे मंथ का, पांचवें मंथ का, छठे का, सातवें का, आठवें का, नौवें का, इस तरह से आप क्या करना, श्लोक को लिख देना। ठीक है, इस तरह से आप श्लोक को लिख देना, है ना। आचार्य सुश्रुत ने क्या किया है, आचार्य सुश्रुत ने कुछ इस प्रकार से बताया कि पहले जो 4, है ना, मतलब ये जो जैसे मैंने आपको बताया ना, पहला जो श्लोक दिखे यहाँ पर, पहला श्लोक का रेफरेंस क्या है यहाँ पर, पहला श्लोक है सुश्रुत शारीर स्थान का 3रा अध्याय का 15वां श्लोक। ठीक है, तो इस 15वें श्लोक में, इस 15वें श्लोक में 4 मंथ के डेवलपमेंट की बात की गई है ना। अभी हम पहले मंथ का देख लिए, पहले मंथ में क्या होता है, कलल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसी 15वें श्लोक में, है ना, दूसरे मंथ का बताया है, तीसरे मंथ का बताया और चौथे मंथ का बताया। ठीक है, तो इस तरह से मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार मासानुमासिक गर्भ वृद्धि को बताइए, तो सबसे पहले आप क्या करना, पूरे श्लोक को लिख देना, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, सेवंथ का, एट्थ का, नाइन्थ का, फिर उसके बाद आप हिंदी लिखना, तो बहुत सही इंप्रेशन जाएगा, पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है,
जैसे कि हम यहाँ पर हमने पहला श्लोक देखा, ठीक है, वैसे ही आचार्य सुश्रुत के अनुसार आपको दूसरा श्लोक मिलेगा, है ना। दूसरा श्लोक देखिए यहाँ पर दूसरे मंत्र में, देखिए यहाँ पर द्वितीय शीत उष्म अनिल अनिलेर अभि प्रप्रच्य मानानाम महाभूतानाम संघातो घन समझाते। तो इस तरह से दूसरा श्लोक लिखना, एक फिर इसके नीचे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, मतलब एक साथ आपको क्या करना है, श्लोक को लिख देना है, फिर उसके बाद उसकी हिंदी, उसके बाद उसकी हिंदी इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा इंप्रेशन जाएगा। क्योंकि मेरे को आपको सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताना था, है ना, चरक के अकॉर्डिंग बताना था, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ते हैं, ठीक। देखिए इसलिए मेरे नोट्स में अलग अलग लिखा है, लेकिन लिखने का तरीका यही है, सही, ठीक। देखिए चलिए, तो पहले मंत्र में हमने क्या देखा, फिर से आप देख लीजिए। प्रथम मास में क्या होता है, तत्र प्रथमे मासी कललम जाते, यानी कि आचार्य सुश्रुत ये बोलते हैं कि पहले मास में उस गर्भ का क्या बन जाता है, कलल बन जाता है, यानी कि मोरुला का फॉर्मेशन हो जाता है। कितने दिन में, 7 दिनों में, ठीक। चलिए फिर आगे हम पढ़ते हैं, आचार्य चरक क्या बोलते हैं, है ना। अब मैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो वैसे ही अगर चरक के अकॉर्डिंग पूछता है तो चरक के अकॉर्डिंग जो भी श्लोक है एक साथ लिखो, फिर उसकी हिंदी लिखो, ठीक। चलिए तो आचार्य चरक क्या बोलते हैं, पहले मंत्र में क्या डेवलपमेंट होता है, तो आचार्य चरक ने क्या बोला, स सर्व गुणवान गर्भत्वम आपन्न प्रथमे मासी सम्मूर्छितम सर्वधातु कलिसु कलुषीकृत खेटभूतो भवति, ठीक है। तो आचार्य चरक क्या बोलते हैं, आचार्य चरक क्या बोलते हैं, स सर्व गुणवान किसकी बात कर रहा है, ये आत्मा की बात कर रहा है, ठीक है। तो आचार्य चरक क्या बोलते हैं कि सभी गुणों से संपन्न वह आत्मा, स का मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है, आत्मा से लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, सभी गुणों से संपन्न वह आत्मा क्या करती है, गर्भ को धारण करती है ना। किसको धारण करती है, गर्भ को धारण करती है, गर्भ अवस्था में आती है। क्या बोले यहाँ पर, स सर्व गुणवान गर्भत्वम आपन्न, यानी कि सभी गुणों से संपन्न वह आत्मा जो होती है, गर्भ अवस्था में आकर पहले मास में सभी धातुओं का मिश्रण हो जाता है, और वो मिश्रण जो होता है किसके समान दिखाई देता है, कलुषीकृत खेटभूत भवति, यानी कि यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ये बोला कि सभी गुणों से संपन्न वह आत्मा जो होती है, गर्भ अवस्था में आकर पहले मास में सभी धातुओं का मिश्रण होके कब धातु के स्वरूप में आकर वो अव्यक्त शरीर जो होता है ना, वो अव्यक्त शरीर जो होता है, क्या बोले यहाँ पर, विग्रह सत असत भूत अंग अवयव, यानी यहाँ पर ये बोला कि वो अव्यक्त शरीर जो होता है उसमें कुछ मतलब उसमें अंग अवयव जो होते हैं वो कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ठीक है। नहीं समझे, एक बार फिर से आप समझिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला, स सर्व गुणवान गर्भत्वम आपन्न, ठीक है। तो यहाँ पर आपन्न तक क्या बताया, यहाँ पर यह बोला कि सभी गुणों से संपन्न वह आत्मा ज्योति है, गर्भ अवस्था में आकर पहले मास में सभी धातुओं का मिश्रण होकर, है ना, सभी धातुओं का मिश्रण होकर, और वो जो मिश्रण होता है वो कब धातु के स्वरूप दिखाई देता है ना, कब धातु के स्वरूप दिखाई देता है, और वो अव्यक्त शरीर जो होता है उसमें सत असत, यानी कि अंग अवयव जो होते हैं सत असत भूत अंगावयव, यानी कि जो अंग अवयव जो होते हैं वो कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यानी कि जो आचार्य सुश्रुत ने बोला सेम उसी चीज को थोड़ा सा इन्होंने घुमा कर बताया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोला, सर्वगुण संपन्न वह आत्मा गर्भ अवस्था को प्राप्त होकर प्रथम मास में सर्व धातुओं का सम्मिश्रण स्वरूप संकलित रूप बनकर कब धातु का स्वरूप धारण कर अव्यक्त शरीर वाला हो जाता है। यानी कि यहाँ पर यह बोला गया कि सभी गुणों से संपन्न वह आत्मा जो होती है, गर्भ अवस्था में आकर पहले मास में क्या होता है, सभी धातुओं का मिश्रण होके, है ना, कब धातु के स्वरूप में आकर वो अव्यक्त शरीर जो होता है वो उसमें अंग अवयव जो होते हैं, है ना, अंग अवयव जो होते हैं स्पष्ट और अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, यानी कि एकदम क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से अव्यक्त शरीर में अंग अवयव जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, और पहले मास में वो कैसा होता है, सभी धातुओं का मिश्रण होता है, और उसका स्वरूप किसके समान होता है, कब धातु के समान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पर फिर से, सर्वगुण संपन्न वह आत्मा गर्भ अवस्था को प्राप्त होकर प्रथम मास में सर्व धातुओं का सम्मिश्रण
स्वरूप संकलित रूप बनकर कब धातु का स्वरूप धारण कर अव्यक्त शरीर वाला हो जाता है। और वो अव्यक्त शरीर जो होता है सत व असत, यानी कि उसमें जो अंग अवयव जो होते हैं कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आचार्य चरक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कठिन श्लोक है, लेकिन आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग एकदम आसान है। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आचार्य मेंशन करके नहीं बताता है तो आपको सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिख देना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख कर आया हूँ, इट इज कम्प्लीटली मिक्स्ड अप एंड मेड टर्बिड विथ ऑल धातु एंड लाइक फ्लेजम, किसकी तरफ दिखा जाता है ये फ्लेजम, यानी कि कफ के समान उसका स्वरूप हो जाता है। ठीक है, हैविंग अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, इट इज हैविंग ऑल द बॉडी पार्ट्स इन मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, और इसके जो अंग अवयव जो होते हैं है ना कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में ये वाला पहला श्लोक। फिर आपको बता देता हूँ, क्योंकि पहले श्लोक में थोड़ी सी क्या हो गई होगी, कंफ्यूजन हो गई होगी आपको। फिर आपको बताता हूँ, देखिए फिर आप श्लोक को देखिए, स सर्व गुणवान गर्भत्वम आपन्न प्रथमे मासी सम्मूर्छितम सर्व धातु कलुषीकृतः केटभूत भवति, यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है कि सभी गुणों से संपन्न वह आत्मा जो होती है गर्भ अवस्था में आकर पहले मास में सभी धातुओं का मिश्रण होके कब धातु के स्वरूप में वह अव्यक्त शरीर जो होता है ना, वह अव्यक्त शरीर जो होता है उसमें जो अंग अवयव जो होते हैं कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है कि पहले मास में क्या होता है, वो जो गर्भ होता है सभी धातुओं का मिश्रण होता है, उसका स्वरूप कब धातु के समान होता है ना, और उसमें जो अंग अवयव जो होते हैं कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे से पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पर ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोला सेकंड मंथ डेवलपमेंट। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग दूसरे महीने में क्या डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पर आप देखिए उसके लिए यहाँ पर श्लोक दिया गया है, द्वितीय शीत उष्म अनिल अनिलेर अभि प्रपच्च मानानाम प्रपच्चम मानानाम महाभूतानाम संघातो गणः समझायते। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला आचार्य सुश्रुत ये बोलते हैं कि द्वितीय मास में, ठीक है, द्वितीय मास में क्या होता है, शीत, शीत यानी कि कफ, शीत का मतलब क्या हो जाएगा कफ, उष्म, उष्म यानी कि पित्त, ठीक है, और अनिल, अनिल, अनिल यानी कि वात। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, द्वितीय शीत उष्म अनिलेर अभिप्रपच्च मानानाम महाभूतानाम संघातो गणः समझायते। यहाँ पर ये बोला गया कि पंच महाभूतों का जो समूह है, यानी कि जो गर्भ है ना, गर्भ जो कि क्या है पंच महाभूतों का समूह है, वो क्या होता है कफ पित्त वात, यानी कि शीत उष्ण और अनिल इसके संपर्क में आकर वो कैसा हो जाता है घन, यानी कि ठोस बन जाता है, यानी कि गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया पहली लाइन में, पहली लाइन में ये बोला गया है कि द्वितीय मास में शीत उष्ण अनिल यानी कि कफ पित्त और वात इन तीनों के संपर्क में आकर वो जो पंच महाभूत का समूह है ना, वो जो पंच महाभूत का समूह है वो क्या हो जाता है घन, यानी कि गाढ़ा बन जाता है। पंच महाभूत का समूह यानी किसकी बात कर रहा है, उस गर्भ की बात कर रहा है। ठीक है, वो गर्भ क्या है पंच महाभूतों का समूह है, तो वो जो पंच महाभूतों का जो समूह है वो शीत उष्ण अनिल इन तीनों के संपर्क में आकर कैसा हो जाता है घन, यानी कि गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, और यदि वह समूह कैसा हो, यदि पिंड पुमान, तो यदि वह समूह का आकार कैसा हो पिंडाकार हो, पिंड आकार यानी कि कैसा हो वो राउंड हो, पिंड का मतलब क्या बोला, अगर वो समूह जो है ना, वो पंच महाभूतों का समूह जो कि गाढ़ा हुआ है, अगर उसका आकार कैसा हो राउंड हो, तो जो पैदा होगा वो क्या होगा, वो पुरुष होगा। ठीक है, अगर उसका आकार कैसा हो इलोंगेटेड हो, है ना, पेशी के समान हो, पेशी के समान लंबा हो, तो क्या होगा स्त्री पैदा होगी, वो जो गर्भ है वो क्या होगी, वो स्त्री होगी। ठीक है, और अगर उसका आकार कैसा हो अर्बुदम यानी कि इरेगुलर हो, है ना, अगर उस पंचमहाभूत का जो समूह है उसका आकार कैसा हो इरेगुलर हो, तो जो पैदा होगा वो क्या होगा नपुंसक होगा। ठीक है, तो आया समझ में यहाँ पर, यानी कि सेकंड मंथ डेवलपमेंट में आप ये पता लगा सकते हैं कि पैदा होने वाला जो गर्भ है वो पुरुष होगा या स्त्री होगा या नपुंसक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला देखिए,
द्वितीय शीत उष्म अनिलेर अभिप्रप्रच्छमाना नाम महाभूता नाम संघातो गणः समझाते। यानी कि पहली लाइन में तो उन्होंने ये बोला कि जो पंच महाभूतों का जो समूह है ना, पंच महाभूतों का जो समूह है, यानी कि गर्भ की बात हुई यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि गर्भ किससे बना हुआ है, पंच महाभूतों से बना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला कि पंच महाभूतों का जो समूह है वो क्या होता है, शीत उष्म अनिल, यानी कि कफ पित्त वात इसके संपर्क में आके कैसा बन जाता है, ठोस बन जाता है, यानी कि गाढ़ा बन जाता है। और अगर उस समूह का आकार कैसा हो, पिंड आकार हो, तो जो पैदा होगा वो क्या होगा, पुरुष होगा। अगर उसका आकार कैसा हो, पेशी के समान इलोंगेटेड हो, तो वो पैदा होने वाला क्या होगा, स्त्री होगा। और अगर उसका आकार कैसा हो, अर्बुद यानी कि इरेगुलर हो, तो पैदा होने वाला जो गर्भ है वो कैसा होगा, नपुंसक होगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी देखिए आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सुश्रुत शारीरस्थान के तीसरे अध्याय का जो 15वां श्लोक है, तो इस 15वें श्लोक में 4 मंत्र तक की बात की गई है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर सेकंड मंत्र आ गया। ठीक, देखिए यहाँ पर, देखिए तो दूसरे माह में देखिए यहाँ पर हिंदी देखिए आप, शीत यानी कि कफ, उष्म यानी कि पित्त, और वायु यानी कि वात से परिपक्व यानी कि उसके संपर्क में आकर महाभूत के संघात से गर्भ घन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो महाभूतों का समूह है वो वात पित्त कफ यानी कि श्लेष्म है ना, क्या बोले यहाँ पर, शीत उष्म और वायु, इन तीनों के संपर्क में आकर जो महाभूतों का समूह है वो क्या हो जाता है, घन यानी कि गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, अगर वो समूह कैसा हो, राउंड हो, है ना, पिंड आकार का हो, तो पैदा होने वाला क्या होगा, पुरुष होगा। अगर वो समूह का आकार कैसा हो, लंबा, पेशी के समान हो, तो पैदा होने वाला क्या होगा, स्त्री होगी। और अगर अर्बुद हो यानी कि इरेगुलर, तो पैदा होने वाला कैसा होगा, वो नपुंसक होगा। ठीक है, ऐसा ही आचार्य चरक में भी सेम वही बात बोली। देखिए यहाँ पर, देखिए इसको आप इंग्लिश में भी देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं जो, उसके लिए पढ़ लेता है। यहाँ पर देखिए, तो ड्यूरिंग द सेकंड मंथ क्या होता है, इट बिकम्स हार्ड मास ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ पंच महाभूत गेटिंग कुक्ड बाय कोल्ड हीट एंड अनिल, यानी कि इन तीनों के, किसके, कफ के, पित्त के, वात के संपर्क में आने से पंच महाभूतों का जो समूह है वो क्या हो जाता है, हार्ड यानी कि घन यानी कि गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, इफ दिस मास एज्यूम्स अ राउंड शेप, अगर इस समूह का जो आकार है कैसा होता है, पिंड आकार का होता है यानी कि राउंड शेप का होता है, तो जो पैदा होने वाला है वो क्या होगा, मेल फिटस होगा। इफ इट एज्यूम्स एज अन इलोंगेटेड, अगर वो कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, तो पैदा होने वाली क्या होगी इलोंगेटेड होगी, यानी कि पेशी के समान होती है ना, तो पैदा होने वाला क्या होगा, फीमेल फिटस होगा। इफ इट इज अर्बुद यानी कि इरेगुलर होता है, तो पैदा होने वाला क्या होगा, यूनक यूनुक होगा यानी कि नपुंसक होगा। ठीक है, चलिए, आचार्य चरक ने देखिए सेम वही बात बोली जो आचार्य सुश्रुत ने बोला। देखिए यहाँ पर क्या बोला द्वितीय मासी घनः संपद्यते पिंड पेशी, है ना, पिंड पेशी अर्बुदम वा तत्र घनः पुरुषः पेशी स्त्री अर्बुदम नपुंसकम। ठीक है, तो आचार्य चरक ने भी जो आचार्य सुश्रुत ने बोला वही सेम बोला। यहाँ पर क्या बोला, द्वितीय मास में क्या होता है, वो जो घन है वो कैसा हो जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है। गर्भ जो है क्या बोला यहाँ पर, द्वितीय मास से घन, यानी कि दूसरे मास में वो जो गर्भ वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, और अगर उस समूह का आकार कैसा हो, पिंड हो, तो पैदा होने वाला पुरुष होगा। पेशी के समान हो, पैसा होने वाली क्या होगी, स्त्री होगी। और अर्बुद हो तो नपुंसक होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड मंथ डेवलपमेंट। ठीक है, तीसरे महीने में क्या डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पर देखिए तृतीय हस्तपाद शीर्षाम पंचपिंडिका निर्वर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्म भवति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला आचार्य सुश्रुत ने, देखिए वही सुश्रुत शाहीस्थान के तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में, है ना, यानी कि जो 15वां श्लोक है ना, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे महीने तक की बात की गई है। ठीक है, तब हम तीसरे महीने की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, तृतीय हस्तपाद शीर्षाम पंचपिंडिका निर्वर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्म भवति। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि तीसरे महीने में क्या होता है, हस्त, हस्त यानी कि हाथ, ठीक है, पाद, पाद यानी कि पैर, ठीक है, और शीर्षा, शीर्षा यानी कि सिर। तो यहाँ पर ये बोला कि तीसरे महीने में हाथ, पैर, सिर, इन सबकी 5 पिंडिकाएं निकल आती है। ठीक है, और अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्म भवति, और अंग प्रत्यंग विभाग जो है वो सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं। सूक्ष्म रूप से यानी कि अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, स्पष्ट नहीं होते। यहाँ पर कैसे होते हैं, वो अस्पष्ट, है ना, अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, तीसरे महीने में आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला कि तीसरे महीने में क्या होता है, हाथ, पैर और सिर, इन तीनों की क्या होती है, 5 पिंडिकाएं निकल आती है, और अंग प्रत्यंग विभाग जो होता है वो सूक्ष्म रूप से दिखाई देता है। सूक्ष्म रूप से यानी कि क्लियर नहीं होता है, वो अस्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। अंग जैसे कि बात करते हैं, अंग, अंग में क्या ले सकते हो आप, छाती ले सकते हैं आप, ब्रश ले सकते हैं आप, उदर ले सकते हो, ठीक है। प्रत्यंग की बात कर सकते हैं तो उंगलियां ले सकते हो आप, टोड़ी ले सकते हो आप, एड़ी ले सकते हो आप, ठीक है। तो इस प्रकार से अंग प्रत्यंग जो होते हैं वो सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं, और हाथ, पैर और सिर, इनकी 5 पिंडिकाएं निकल आती है, ये आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरे में क्या होता है, 2 हाथ, 2 पैर और सिर, इनकी 5 पिंडिकाएं निकल आती है, और अंग प्रत्यंग विभाग जो होता है वो मिनट रूप से दिखाई देता है, यानी कि अस्पष्ट रूप से दिखाई देता है, सूक्ष्म रूप से दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आचार्य चरक के अकॉर्डिंग देखिए आप, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग देखिए, उसी चीज को आप इंग्लिश में देख लीजिए पहले। इन द थर्ड मंथ क्या होता है, 5 बर्ड्स पिंडिका यानी कि प्रोजेक्शंस, ठीक है, डेवलप, एंड दिस आर ऑफ किसकी किसकी, 2 आर्म की, 2 लेग्स की और हेड की, ठीक है। एंड ऑल द अंग यानी कि जो मेजर पार्ट है, एंड प्रत्यंग यानी कि जो मिनट पार्ट है, वो क्या हो जाते हैं, अनडिफरेंशिएटेड यानी कि सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं, अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ठीक है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर, अब देखो, अब आचार्य चरक के अकॉर्डिंग पहले आप इसका श्लोक देखिए, तृतीय मासी सर्व इंद्रियाणि सर्वांग अवयवाश्च अवयवाश्च योग पद्येन अभिनिर्वर्तन्ते, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो तीसरे मास में डेवलपमेंट बताया है, इसको समझने के लिए एक बार आप सुश्रुत का, है ना, एक बार आप सुश्रुत का चौथा मंत्र देख लीजिए, तब मैं वापस पर आऊंगा, ठीक है, तब मैं वापस पर आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप चौथे मंत्र को देखिए, ठीक है। चौथे मंत्र में क्या बोला आचार्य सुश्रुत ने, है ना, चौथे मंत्र में आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, आचार्य सुश्रुत ने ये बोला कि चतुर्थे सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति, ठीक है। गर्भ हृदय प्रव्यक्ति, है ना, गर्भ हृदय प्रव्यक्ति भाव चेतना धातु अभिव्यक्तो भवति। तो यहाँ पर सुश्रुत ने क्या बोला, सुश्रुत ने ये बोला कि चौथे महीने में क्या होता है, देखो तीसरे महीने में तो आचार्य सुश्रुत ने बोला था कि अंग प्रत्यंग जो होते हैं वो सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं, यानी कि अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने बोला कि वही अंग प्रत्यंग जो तीसरे महीने में अस्पष्ट रूप से दिखाई देते, सूक्ष्म रूप से जो दिखाई दे रहे थे, तो वही क्या होते हैं चौथे महीने में। देखिए यहाँ पर चौथे महीने में वही अंग प्रत्यंग जो होते क्या होते, देखिए आप, चतुर्थे सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त होती है, यानी कि वो अंग प्रत्यंग विभाग जो होता है वो अधिक स्पष्ट हो जाता है ना, क्या होता है, अधिक स्पष्ट। वहां पर मिनट रूप से दिखाई दे रहे थे तीसरे महीने में, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला था, तीसरे महीने में अंग प्रत्यंग विभाग जो है वो सूक्ष्म रूप से दिखाई देता है, तो वही अंग प्रत्यंग विभाग जो होता है चौथे महीने आते आते वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। साथ में हृदय विभाग जो होता है वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और चेतना धातु भी क्या होती है, व्यक्त होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ये बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत ये बोलते हैं चेतना धातु अभिव्यक्त, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि उस गर्भ में क्या होती है, जागरूकता उत्पन्न हो जाती है ना, जागरूकता उत्पन्न हो जाती है। हालांकि आप सभी को पता है आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला था, है ना, स्पर्म, ओवम, 8 प्रकृति, षोडश विकार और चेतना, इन सबके संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है, यानी कि चेतना तो पहले से थी, लेकिन उस चेतना में जागरूकता जो होती है वो कौन से महीने में आती है, वो चौथे महीने में आती है ना, इसका मतलब यही है, ठीक है। चेतना धातु अभिव्यक्त यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उस गर्भ में जो जागरूकता है, चेतना तो थी क्योंकि तभी तो गर्भ की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने बोला है शुक्र शोणित 8 प्रकृति षोडश विकार और चेतना, ये सबके सहयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है, यानी कि उसमें चेतना तो थी, लेकिन उस चेतना में जागरूकता जो है वो कौन से महीने में आती है, चौथे महीने में आती है। क्यों, क्योंकि चेतना का आश्रय स्थान क्या होता है, वो हृदय होता है, और हृदय जो होता है वो स्पष्ट रूप से कब दिखाई देने लगता है, चौथे महीने में दिखाई देने लगता है। इसका मतलब उस चेतना में जागरूकता कब आएगी, चौथे महीने में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आचार्य सुश्रुत एक चीज ये बोलते हैं कि चौथे महीने में क्या होता है, एक तो माता का हृदय होता है और एक यहाँ पर गर्भ का हृदय होता है, ठीक है। तो इस चौथे महीने में जो गर्भिणी होती है ना, इस चौथे महीने में जो गर्भिणी होती है, यानी कि जो महिला होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, दौरधिनी,
उसको दौरदिनी के नाम से बोला गया है। किस नाम से बोला गया है? दौरदिनी के नाम से बोला गया है ना? क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर महिला का हृदय है और दूसरा यहाँ पर गर्भ का हृदय है, तो दो हृदय होने के कारण उस महिला जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? दौरदिनी। और ऐसा बोला गया है कि चौथे महीने में आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? आचार्य सुश्रुत ये बोलते हैं कि चौथे महीने में जो महिला है उसकी इच्छाओं को पूरी करना चाहिए, उसकी अभिलाषाओं को पूरी करना चाहिए। क्यों पूरी करना चाहिए? क्योंकि इस महीने में हमने क्या बोला, इस महीने में गर्भ की चेतना जो है वो अभिव्यक्त होने लगती है, चेतना जो होती है वो व्यक्त होने लगती है ना? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो गर्भ है वो अपनी इंद्रियों का, है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? चेतना व्यक्त होने लगी है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो गर्भ है वो अपनी इंद्रिया जो है उनके अर्थों को ग्रहण करना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर, ठीक है? यानी कि इंद्रियों के अर्थों की अभिलाषा रखता है। किसके द्वारा? माता के द्वारा, ठीक है? तो इसका मतलब जो भी माता चाहती है उसकी इच्छाओं को यहाँ पर पूरी करना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्भ जो है उसकी इंद्रिया जो है इंद्रियों के अर्थों को ग्रहण करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि इस महीने में आप क्या करो, माता को रस इंद्रिय के द्वारा यानी कि जिह्वा में उसको अच्छा अच्छा स्वाद यानी कि अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, ठीक है? कर्ण इंद्रिय के द्वारा उसे अच्छा अच्छा सुनाओ, भजन कीर्तन ये सब सुनाओ, ठीक है? आपके चक्षुर इंद्रिय के द्वारा उसे अच्छा अच्छा दिखाओ, ठीक है? और अच्छा स्पर्श कराओ, ठीक? तो इस तरह से जो भी माता की इच्छा हो रही है ना, तो उस इच्छाओं को पूरी करना चाहिए, ठीक है? अगर आप माता की इच्छाओं को पूरी करते हैं तो यहाँ पर जो गर्भ होता है वो एकदम विद्वान और अच्छा पैदा होता है, ठीक है? अगर उसकी इच्छाओं को पूरी नहीं किया जाता है तो या तो गर्भ वो लंगड़ा होगा या अंधा होगा या ठाना होगा, है ना, नाटा होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से विकृत गर्भ उत्पन्न होता है, ठीक? तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इसलिए यहाँ पर दौवधिनी क्यों बोला गया? क्योंकि एक तो यहाँ पर मदर का हृदय है और एक यहाँ पर गर्भ का हृदय है, ठीक है? तो दो हृदय होने के कारण उस महिला को क्या बोला जाता है इस महीने में? दौरदिनी के नाम से जाना जाता है। तब यहाँ पर देखिए चौथे महीने में अंग प्रत्यंग विभाग जो होते हैं अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने तीसरे महीने में क्या बोला था कि जो अंग प्रत्यंग विभाग जो है वो सूक्ष्म रूप से दिखाई देता है, तो वही सूक्ष्म रूप से जो अंग प्रत्यंग विभाग तीसरे महीने में दिखाई दे रहे थे, तो चौथा महीना आते आते वही अंग प्रत्यंग विभाग जो होता है वो क्या होता है? अधिक स्पष्ट हो जाता है। साथ में यहाँ पर हृदय विभाग जो होता है वो भी क्या होता है? स्पष्ट हो जाता है। और क्योंकि हृदय जो है वो चेतना का आश्रय स्थान है, इस कारण यहाँ पर क्या होता है? चेतना जो होती है वो भी व्यक्त होने लगती है। यानी कि यहाँ पर गर्भ जो होता है उसकी इंद्रिया जो होती है वो इंद्रियों के अर्थों को ग्रहण करना स्टार्ट कर देती है। किसके द्वारा? माता के द्वारा। इसीलिए बोला गया है कि माताओं को इच्छाओं को पूरी करना चाहिए, जिसको हम दौहद के नाम से जानते हैं। दौहद यानी कि माताओं की जो भी अभिलाषा हो रही है, माता की जो भी इच्छा हो रही है उसे पूरी करो। क्योंकि यहाँ पर एक तो माता का हृदय है, एक गर्भ का हृदय है, इसीलिए गर्भिणी को दौहदिनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक? हमें देखिए आप एक बार फिर देखिए चौथे महीने में क्या होता है? अंग प्रत्यंग विभाग अधिक स्पष्ट हो जाता है, गर्भ हृदय विभाग अधिक स्पष्ट हो जाता है और गर्भ हृदय अभिव्यक्त होने से चेतना धातु भी व्यक्त हो जाती है, ठीक? देखिए यहाँ पर इन द फोर्थ मंथ ऑल द मेजर एंड माइनर बॉडी पार्ट्स बिकम क्लियरली डिमार्केटेड, है ना? बिकॉज ऑफ क्लियर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ऑफ द फीटस चेतना धातु बिकम्स एक्सप्रेसिव, है ना, ऑफ डिजायर्स एज द हार्ट बीइंग सीट ऑफ चेतना। जो कि हृदय जो होता है चेतना का आश्रय स्थान होता है, इस कारण इस महीने में क्या होता है? चेतना जो होती है, चेतन जो होती है वो भी क्या होती है? व्यक्त होने लगती है, ठीक है? देखिए यहाँ पर नोट्स मैंने उस चीज को लिख दिया जो मैंने ऊपर बताया। बिकॉज ऑफ हैविंग टू हार्ट, क्योंकि यहाँ पर दो हार्ट है, एक तो मदर का एक गर्भ का, प्रेग्नेंट वुमेन इज कॉल्ड एज दौरदिनी। किस नाम से जाना जाता है? दौरदिनी के नाम से, ठीक है? और इसी महीने में क्या बोला गया है? इस महीने में माता की इच्छाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, है ना? और माता की इच्छाओं को पूरी करना, माता की इच्छाओं को पूरी करना उसे दौहत के नाम से जाना जाता है, दौहत के, ठीक है? हाँ, क्योंकि गर्भ चौथे महीने में क्या करता है? इंद्रियों के विषय में माता के द्वारा इच्छा करता है, इसलिए माता की जो भी इच्छा हो रही है उसे पूरी करो। क्यों? क्योंकि माता की इच्छा नहीं है, वो उस गर्भ की इच्छा है। क्यों? क्योंकि गर्भ की इंद्रिया जो है वो अपने अर्थों को ग्रहण करना स्टार्ट करती है।
तो माता की जो भी इच्छा हो रही है उसे आप पूरी कर दो। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्टली किसकी इच्छा है? गर्भ की इच्छा है। ठीक है, तो माता को अच्छा दिखाओ, माता को अच्छा सुनाओ, माता को अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा अच्छा स्पर्श कराओ, ठीक, इस तरह से अच्छा अच्छा सुंघाओ, ठीक है सुगंधित द्रव्यों का उपयोग करो, ठीक। अब देखिए अब मैंने आपको बोला था ना कि आप रुक जाइए, थोड़े क्या मेरे को सर्दी हो गई है ना, इसका रुको पानी पी के आता हूँ, फिर वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक। कैमरा भी देख लेता हूँ चल रहा है कि चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि आप तीसरे महीने का जो चरक का है उसको आप छोड़ दीजिए, उसको मैं सुश्रुत का चौथा महीना जो है उसको पढ़ा के बताऊंगा। देखिए यहाँ पर अब ये करने का क्या रीजन था, तो अब आपको समझ में आएगा। देखो हमने क्या बोला हमने ये बोला कि आचार्य सुश्रुत ने ये बोला कि चौथे महीने में क्या होता है, अंग प्रत्यंग विभाग जो होता है वो अधिक स्पष्ट हो जाता है, ठीक है, और हृदय विभाग जो होता है वो भी अधिक स्पष्ट हो जाता है, और चेतना जो है वो भी व्यक्त होने लगती है, ठीक है। तो आचार्य चरक ये बोलते हैं, आचार्य चरक ये बोलते हैं कि आचार्य चरक ये बोलते हैं आचार्य चरक ये बोलते हैं कि तीसरे महीने में क्या होता है, सभी अंग प्रत्यंग जो होते हैं उनकी एक साथ उत्पत्ति होती है। देखिए यहाँ पर उसके श्लोक को देखिए, है ना, उसके श्लोक को देखिए आप, है ना, आचार्य चरक के तीसरे महीने वाले श्लोक को देखिए एक बार, ठीक है। तीसरे महीने के श्लोक को देखिए क्या बोले यहाँ पर आचार्य चरक ने, आचार्य चरक क्या बोल देखिए यहाँ पर, तृतीय मासे सर्व इंद्रियाणि सर्व अंग अवयवश्च योग पद्येन अभिनिर्वृते। यानी कि आचार्य चरक ये बोलते हैं कि तीसरे महीने में क्या होता है, सभी इंद्रियों की, सभी अंग प्रत्यंगों की एक साथ उत्पत्ति होती है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला था, आचार्य सुश्रुत ने ये बोला था कि सबसे पहले क्या होता है, सिर के, पैर के और हाथ के, इनकी 5 पिंडिकाएं निकलती है, और अंग प्रत्यंग जो होते हैं वो सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं तीसरे महीने में, है ना, और फिर चौथे महीने में वो अंग प्रत्यंग विभाग जो होते हैं वो स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आचार्य चरक ये बोलते हैं कि इस तरह से कुछ पिंडिकाएं नहीं निकलती है, और एक साथ क्या होता है, सभी इंद्रियों की और सभी अंग प्रत्यंगों की एक साथ उत्पत्ति होती है। तो इस लाइन से आप ये समझ सकते हैं कि जो आचार्य सुश्रुत ने दौरदनी की बात करी थी चौथे महीने में, तो आचार्य चरक उसी दौरदनी का, उसी स्पंदन का तीसरे महीने में वर्णन कर देते। यानी कि आचार्य चरक के अकॉर्डिंग माता को दौरदनी कौन सा महीने में बोला गया है, तीसरे महीने में बोला गया है। कौन सा महीने में बोला गया है दौरदनी, तीसरे महीने में, है ना। दौरदनी कौन से महीने में बोला गया है, तो तीसरे महीने में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए क्यों बोला गया, क्योंकि इस महीने में क्या होता है, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग सभी इंद्रियों और सभी अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी इंद्रियों की उत्पत्ति हो रही है। अब आचार्य चरक के अकॉर्डिंग सभी इंद्रियों की उत्पत्ति कब हो रही है, तीसरे महीने में हो रही है। इस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा कि गर्भ जो है अपने इंद्रियों के अर्थ को ग्रहण करना तीसरे महीने में स्टार्ट कर देगा, किसके अकॉर्डिंग, चरक के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आचार्य चरक ने महिला को दौरदनी जो है वो तीसरे महीने में ही बोल दिया था। आचार्य सुश्रुत ने दौरदनी महिला को कौन से महीने में बोला था, चौथे महीने में। क्यों? क्योंकि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग सभी अंग प्रत्यंग विभाग जो होते हैं, साथ में गर्भ में जो चेतना व्यक्त होती है वो चौथे महीने में होती है। लेकिन आचार्य चरक ने क्या बोला, सभी अंग प्रत्यंग, सभी इंद्रिया, इन सब की उत्पत्ति तीसरे महीने में ही हो जाती है। तो इस लाइन से हम ये समझ सकते हैं कि आचार्य चरक ने महिला को दौरदनी जो तीसरे महीने में बोला, तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग तीसरे महीने में ही महिला की सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहिए, और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग चौथे महीने में, इसलिए मैंने इसको बाद में पढ़ाया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आ गया समझ में, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य चरक के अकॉर्डिंग चौथे महीने में क्या डेवलपमेंट होता है, तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो आचार्य चरक क्या बोलते हैं, देखिए आप, चतुर्थ मासी स्थिरत्वम अपद्यते गर्भ तस्मात् तदा गर्भिणी, है ना, गुरु गात्रत्वम अधिकम अपद्यते विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि चौथे महीने में क्या होता है, चौथे महीने में वो गर्भ जो होता है वो अधिक स्थिर हो जाता है। अधिक स्थिर यानी कि वो गर्भ जो होता है बड़ा हो जाता
है ना। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग वो जो गर्भ है वो अधिक स्थिर हो जाता है चौथे महीने में। अधिक स्थिर का मतलब हो जाएगा कि वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। इस कारण यहाँ पर महिला का जो शरीर का भार है वो भी अधिक हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चतुर्थमासी स्थिरत्वम अपद्यते गर्भः, यानी कि गर्भ जो है वो अधिक स्थिर हो जाता है। अधिक स्थिर का मतलब वो बड़ा हो जाता है। तस्मात् तदा, इसी कारण गर्भिणी गुरु गात्रत्वम अधिकम अपद्यते विशेषण, इसी कारण क्या होता है, गर्भिणी का जो शरीर है वो अधिक भारी मालूम पड़ता है ना। चलिए तब यहाँ पर देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, चौथे मास में क्या होता है, गर्भ स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। इस कारण इस समय गर्भिणी का शरीर पहले की अपेक्षा अधिक भार युक्त हो जाता है। तो आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि आचार्य चरक के अकॉर्डिंग स्त्री का शरीर अधिक भार कौन से महीने में होता है, चौथे महीने में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस समय क्या होता है, जो गर्भ है वो अधिक स्थिर हो जाता है। ठीक है, पांचवें महीने की बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, पंचमे मनः प्रतिबुद्धतरम भवति, यानी कि पांचवें महीने में बुद्धि जो होती है वो अधिक प्रबुद्ध हो जाती है। प्रबुद्ध यानी कि अधिक सचेत हो जाती है। ठीक है, अधिक सचेत हो जाती है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत ये बोलते हैं कि पांचवें महीने में बुद्धि जो होती है वो अधिक प्रबुद्ध हो जाती है, यानी कि अधिक सचेत हो जाती है। ठीक है, क्या बोले यहाँ पर, पांचवें महीने में क्या होता है, बुद्धि जो होती है वो अधिक प्रबुद्ध एवं सचेत हो जाती है, यानी कि क्लियरली मैनिफेस्ट हो जाती है। ठीक है, और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग देखें, आचार्य चरक ने क्या बोला, आचार्य चरक ने ये बोला पंचमे मासी गर्भस्य मांस शोणित उपचयो, है ना, भव्यत भवती अधिकम और अन्यभ्यो मासेभ्यो, यानी कि आचार्य चरक क्या बोलते हैं कि पिछले मास के अपेक्षा, पिछले मासों की अपेक्षा, पिछले महीनों की अपेक्षा गर्भ में क्या होता है, पांचवें महीने में मांस और शोणित, शोणित यानी कि रक्त में अधिक वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पर पांचवें मास में गर्भस्थ शिशु के मांस तथा रक्त में क्या होता है, अन्य मास की तुलना में अधिक वृद्धि होती है। अतः तब गर्भिणी विशेष रूप से कृश यानी कि पतली हो जाती है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, बुद्धि जो होती है वो अधिक प्रबुद्ध एवं सचेत हो जाती है। आचार्य चरक क्या बोलते हैं, आचार्य चरक क्या बोलते हैं कि इस महीने में पिछले मास के कंपेरिजन गर्भ का जो रक्त है और गर्भ का जो मांस है उसमें अधिक वृद्धि होती है, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है, गर्भिणी जो है वो क्रिस हो जाती है, यानी कि पतली हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, आगे 6th मंथ डेवलपमेंट की बात करते हैं। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, षष्ठे बुद्धि, यानी कि छठवें महीने में बुद्धि जो होती है वो अधिक प्रव्यक्त हो जाती है। अधिक प्रव्यक्त का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग द 6th मंथ द फिटस गेट बुद्धि, यानी कि यहाँ पर बुद्धि जो होती है वो अधिक प्रव्यक्त कौन से महीने में होती है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार छठवें महीने में। ठीक है, चलिए, अधिक सचेत और प्रबुद्ध पांचवें महीने में होती है, लेकिन वो प्रव्यक्त कब होने लगती है, छठवें महीने में। ठीक है, और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बात करें तो आचार्य चरक ने क्या बोला यहाँ पर, छठवें महीने में क्या होता है डेवलपमेंट। तो अब देखिए यहाँ पर षष्ठे मासी गर्भस्य बल वर्ण उपचय भवति अधिकम अन्यभ्यो मासेभ्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, आचार्य चरक ये बोलते हैं कि पिछले मास के कंपेरिजन में इस मास में यानी कि छठवें मास में क्या होता है, गर्भ के बल और वर्ण में अधिक वृद्धि होती है, जिस कारण यहाँ पर महिला का जो बल होता है, महिला का जो वर्ण होता है उसमें अधिक हानि होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गर्भ का बल और वर्ण बढ़ रहा है तो महिला के बल और वर्ण में हानि होगी। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर छठे महीने में गर्भ के बल और वर्ण, बल यानी कि स्ट्रेंथ में और वर्ण यानी कि कलर में क्या होता है, अधिक वृद्धि होती है, और अन्य मास की अपेक्षा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है कि छठवें मास में गर्भ के बल और वर्ण में क्या होता है, अधिक वृद्धि होती है एज कंपेयर टू पिछले मास, जिस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस कारण यहाँ पर जो गर्भिणी है, महिला है, उसके वर्ण और बल में क्या होगी, हानि होगी। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या बोला, 7th मंथ डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 7th मंथ डेवलपमेंट आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त तरह। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला कि सभी अंग प्रत्यंग जो होते हैं वो और भी अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, और भी अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, कौन से महीने में, 7वें महीने में।
सूक्ष्म रूप से कब दिखाई देते हैं? तो आचार्य सुश्रुत ने बोला सूक्ष्म रूप से अंग प्रत्यंग विभाग जो होता है वो तीसरे महीने में दिखाई देता है, स्पष्ट चौथे महीने में हो जाता है, लेकिन अधिक स्पष्ट कौन से महीने में होता है? 7वें महीने में होता है। ठीक है, चलिए अगर हम आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बात करें तो आचार्य चरक क्या बोलते हैं, है ना? आचार्य चरक क्या बोलते हैं? आचार्य चरक देखिए यहाँ पर आचार्य चरक क्या बोलते हैं? आचार्य चरक क्या बोलते हैं कि 7वें महीने में क्या होता है? सप्तमे मासी गर्भः सर्वे भावेर आप्यायते, यानी कि आचार्य चरक क्या बोलते हैं कि 7वें महीने में क्या होता है? सभी भावों में क्या होती है? अधिक पुष्टि होती है। ठीक है, तो भाई जो चीज सुश्रुत ने बोला वही आचार्य चरक ने बोला। सुश्रुत ने क्या बोला कि सभी अंग प्रत्यंग जो होते हैं और भी अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। तो आचार्य चरक का भी वही कहना है कि इस मास में क्या होता है? सभी भाव की पुष्टि होती है। ठीक है, चलिए, है ना? सभी अंग प्रत्यंग यानी कि सभी भावों की यहाँ पर क्या होती है? पुष्टि होती है। ड्यूरिंग द 7th मंथ क्या होता है? द फीटस इज डेवलप्ड मोर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एंटाइटीज, यानी कि सभी भावों की यहाँ पर अधिक पुष्टि होती है। हैंस द प्रेग्नेंट वुमेन, जिस कारण यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसमें क्या होती है? देखिए यहाँ पर हैंस द प्रेग्नेंट वुमेन बिकम्स ओवरऑल एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग दिस मंथ, है ना? यानी कि इस महीने में क्या होता है? फिर जो गर्भिणी है वो उसमें थकावट से महसूस होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी भावों में पुष्टि होने लगती है, सभी अंग प्रत्यंग और भी अधिक स्पष्ट होने लगते हैं जिस कारण। ठीक है, 8 मंथ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बोला आचार्य सुश्रुत बोलते हैं अष्टमे अस्थिर, है ना? यहाँ पर क्या बोला? अष्टमे अस्थिरी भवत्य ओजः, है ना? यहाँ पर क्या बोला? अष्टमे अस्थिरी भवत्य ओजः, यानी कि आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि 8वें महीने में जो ओज होता है वो कैसा होता है? अस्थिर होता है। अस्थिर यानी कि ओज जो है वो माता से गर्भ में जाता है, फिर गर्भ से माता में आता है, यानी कि इस प्रकार से वो कैसा होता है? अस्थिर होता है। इसलिए आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि 8वें महीने में, है ना, 7वें या 8वें महीने में अगर मान लो गर्भ पैदा हो गया, अगर मान लो गर्भ पैदा हो गया तो उसकी मृत्यु होना 99% चांसेस है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओज कैसा होता है? अस्थिर होता है। ओज अस्थिर रहने के कारण अगर मान लो कोई बच्चा 8वें महीने में ही पैदा हो जाता है तो उसके मृत्यु होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और अगर मान लो वो पैदा हो भी गया, बच भी गया, तो उसमें किसी न किसी प्रकार की फिर क्या होगी? विकृति होगी। ठीक है, या तो उसके अंड जो यानी कि टेस्टिस जो है वो अंडकोश में नहीं रहेंगे, या मुख पर रोम नहीं रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ न कुछ विकृति होगी अगर वो बच भी गया तो। ठीक है, और ज्यादा चांसेस ये कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों मृत्यु हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर ओज अस्थिर होता है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर 8वें महीने में ओज अस्थिर हो जाता है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। वही आचार्य चरक भी इसी बात को थोड़ा घुमा के बोलते हैं, उन्होंने भी वही अस्थिर वाली बात बोली। देखिए यहाँ पर आचार्य चरक क्या बोलते हैं? अष्टमे मासी गर्भश्च मातृतो गर्भतश्च माता रस रस आहारिणी भी संवाहिनी भी मुहुर्मुहुर ओजः परस्परत आद दाते गर्भस्य अंश 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 पूर्णत्वात्। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया, यहाँ पर ये बोला गया कि 8वें महीने में क्या होता है? 8वें महीने में ओज जो होता है वो गर्भ से माता में जाता है और माता से वापस गर्भ में आता है, किसके द्वारा? रस वाहिनियों के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा, है ना? तो यहाँ पर ये बोला गया है कि 8वें महीने में ओज जो होता है वो रस वाहिनियों के द्वारा माता से गर्भ में जाता है, गर्भ से माता में जाता है। कैसे? मुहुर मुहुर करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे, मतलब देखिए यहाँ पर 8वें महीने में रस वाहिनियों द्वारा माता से गर्भ, है ना, माता से गर्भस्थ शिशु के हृदय में तथा गर्भस्थ के हृदय से माता के हृदय में ओज का परस्पर आदान प्रदान होता रहता है। यानी कि यहाँ पर ओज जो होता है वो अस्थिर होता है। आचार्य सुश्रुत ने डायरेक्ट बोला अस्थिर, वैसे आचार्य चरक ने भी उस चीज को थोड़ा घुमा के बोला कि यहाँ पर ओज जो होता है वो माता के हृदय से गर्भस्थ गर्भ के हृदय में जाता है और गर्भ के हृदय से वापस माता के हृदय में आता है। यानी कि यहाँ पर ओज का परस्पर आदान प्रदान होते रहता है, किसके द्वारा? रस वाहिनियों के द्वारा। यानी कि यहाँ पर ओज जो होता है वो कैसा होता है? अस्थिर होता है। और ओज अस्थिर हो जाने की वजह से यहाँ पर गर्भ अगर 8वें महीने में पैदा हो गया तो या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना? अगर मान लो वो बच भी गया तो उसमें किसी न किसी प्रकार फिर क्या होगी? विकृति होगी। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर, है ना, देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग द 8 मंथ क्या होता है? द फीटस एंड मदर एक्सचेंज ओज म्यूचुअली नाउ एंड अगेन थ्रू
न्यूट्रिएंट कैरिंग वेसल्स बिकॉज ऑफ द इमेच्योरिटी ऑफ द फीटस। ठीक है, फिर 9th मंथ डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना। 9th मंथ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, नवम दशम एकादश द्वादशानाम अन्यतम अस्मिन् जायते। ठीक है, अतो अन्यथा विकारी भवति। यहाँ पर ये बोला गया कि 9वां 10वां 11वां और 12वां इन महीनों को क्या बोला गया है, इन महीनों में अगर मान लो गर्भ की मतलब इन महीनों को क्या बोला गया, प्रसव काल बोला गया। प्रसव काल यानी कि इस महीने में अगर मान लो गर्भ पैदा होता है तो वो बच जाएगा। इसके अलावा अगर मान लो वो इन महीनों के अलावा अगर वो पैदा होता है तो वो कैसा होगा, विकार यानी कि विकृत पैदा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, 9वें 10वें 11वें और 12वें में किसी भी महीने में गर्भ का स्वाभाविक प्रसव होता है। स्वाभाविक प्रसव यानी कि उसकी डिलीवरी स्वाभाविक होती है ना। इसके बाद यदि प्रसव होता है तो गर्भ जो होता है वो कैसा होता है, विकारी गर्भ समझा जाता है। ठीक है, चलिए यानी कि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, 9वां 10वां 11वां 12वां ये एक प्रसव काल बताया गया है ना। अगर इस महीने में गर्भ पैदा होता है तो एक प्रकार से स्वाभाविक माना गया इसको। ठीक है, और अगर मान लो इसके अलावा इन महीनों के अलावा अगर इसके बाद अगर पैदा होता है तो वो गर्भ कैसा माना जाता है, विकारी माना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आचार्य चरक के अकॉर्डिंग देखें तो क्या बोले यहाँ पर, तस्मिन एक दिवस अतिक्रांते अपि नवम मासम उपादाय प्रसव कालम इत्य आहुर दशमानम आशात। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि 8वें मास के बाद एक दिन अतिरिक्त हो जाता है तो 9वां मास शुरू हो जाता है ना। और तब से लेकर 10वें महीने तक प्रसव काल रहता है। यानी कि आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 9वां और 10वां महीना जो है इसको क्या बताया गया है, इसको प्रसव काल बताया गया है ना। इसके अलावा या इसके बाद क्या करते हो, गर्भ की अगर मान लो डिलीवरी होती है तो वो गर्भ कैसा हो जाता है, वो गर्भ विकृत हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ 9th मंथ टिल द 10th मंथ इज द पीरियड ऑफ पार्चुरेशन, यानी कि वो डिलीवरी का पीरियड होता है। दिस इज द लिमिट ऑफ दिस पीरियड, ओवर स्टे ऑफ द फिटस इन द वॉम इज एबनॉर्मल। अगर इसके बाद भी अगर मान लो यानी कि 10वें महीने के बाद भी अगर वो फिटस जो है वो वॉम में रहता है, यूटेरस में रहता है, तो वो एबनॉर्मल माना गया है। ठीक है, यानी कि 10वें महीने के बाद अगर डिलीवरी होती है तो वो विकृत माना गया है, एबनॉर्मल माना गया है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी देखा और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग भी मंथ वाइज फिटर डेवलपमेंट को देखा। किस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आप श्लोक को लीजिए, है ना। अगर सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूछा तो सुश्रुत के जितने भी श्लोक है वो उसको एक साथ आप लिख दो, नीचे आप हिंदी लिख दो। अगर चरक के अकॉर्डिंग पूछा, चरक के श्लोक लिख दो, फिर हिंदी लिख दो। ठीक है, और अगर स्पेसिफिक नहीं पूछता है तो आप फिर सुश्रुत के अकॉर्डिंग कराना, क्योंकि वो थोड़ा आसान। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको किसी को ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो आप आयुर्वेदा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।